हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो उनके बारे में ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना दी हैं, 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो आप जाके उनको देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीडियोस देखिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। तो हमने जैसे कि प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि हमारे जो देश के पहले नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो है हमारे प्रेसिडेंट। तो उसी तरह से जो पहला ऑफिस आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, जो पहला नंबर आता है, फर्स्ट रैंक आता है, वो आता है प्रेसिडेंट का, और जो सेकंड रैंक आता है वो आता है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का, यानी कि उपराष्ट्रपति का, यानी कि एम वेंकैया नायडू। ये हमारा सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, भारत का दूसरा सबसे हाईएस्ट ऑफिस जो होता है वो किनके पास होता है? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। और ये किसके लाइंस पे मॉडल किया गया है, यानी किसके ऑफिस को देख के, कौन से देश के संविधान को देख के हमने ऐसी पोस्ट हमारे संविधान में डाली है? वो है अमेरिका। जैसे कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह से हमारे भारत में भी जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो रखी जाती है। तो द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है, उन्हीं के देश को देख के हमने अपने देश में भी एक ऐसी पोस्ट रखी है कि हमारे देश में भी प्रेसिडेंट के साथ साथ एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनके वाइस प्रेसिडेंट और हमारे वाइस प्रेसिडेंट में काफ़ी अंतर होता है। जितनी पावर्स उनके वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर्स नहीं होती। जैसे कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, या वो रिज़ाइन करते हैं, या फिर उनकी डेथ होती है, या जो भी होता है, तो उनके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट चुना गया होता है, या वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वो प्रेसिडेंट की पोजीशन को क्या करता है, यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खुद बैठता है, प्रेसिडेंट की सीट पे खुद बैठता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। बट हमारे भारत में जो अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है या वहाँ पे वैकेंसी आती है, वो वैकेंसी कैसे आती है, ये हम कर चुके हैं। तो अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी आती है, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी सीट पे बैठते हैं, बट थोड़े ही टाइम के लिए, यानी टेम्पररी पर्पस के लिए। यानी कब तक बैठते हैं? जब तक कि एक नया जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट नहीं हो जाता। तो इसलिए जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है और जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। बट हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्शंस। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? वो आते हैं आर्टिकल 66 में। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है और कैसे होते हैं उनके इलेक्शन? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि एक जो व्यक्ति होगा वो एक प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर एक एमपी की वोट होगी, तो वो एमपी की जो वोट होगी वो एक पॉपुलेशन को, एक प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक एमपी ने वोट डाल दी और उतने लोगों ने वोट डाल दी, उतने सिटीजन्स ने वोट डाल दी, वो दोनों चीज़ें बराबर होगी। ये भी हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में किया हुआ है।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे एमपी हैं वो एक हल्के से यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठे हुए हैं, तो अगर जो एक एमपी की वोट होगी वो किसके बराबर होगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी वोट के बराबर होगी। तो अगर एक वाइस प्रेसिडेंट को एक एमपी की वोट पड़ती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो एमपी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी नागरिक थे उन सभी ने उसी जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था उसी को वोट डाला है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इलेक्शंस तो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, उसी तरह जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं डायरेक्टली नहीं होते, सिटीजन सीधे वोट नहीं डालते, ठीक है। सिटीजन सीधे वोट डाल के वाइस प्रेसिडेंट को नहीं अपॉइंट करते, सिटीजन्स ने वोट डाल के जिनको अपॉइंट किया होता है यानी कि हमारे एमपीज और एमएलएज वो वोट डालेंगे और वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे, यानी जिनको हमने चुना था वो वोट डाल के इनको चुनेंगे। तो इलेक्शंस यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं हुए बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। तो जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और कैसे होंगे, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक एमपी की वोट एक प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोट क्या होगी, एक सिंगल, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो अब इसके इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेता है। अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इसका मतलब कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे वहाँ पे हिस्सा कौन ले रहा था, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब जो बात आती है वो ये है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो बड़े ही ध्यान से सुनना है। जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी वो भी हिस्सा लेती थी, बट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट संसद ही हिस्सा लेती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हिस्सा नहीं लेती। ऐसा क्यों? ऐसा लिखते वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर बताते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, यानी उनका अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो सिर्फ सेंटर तक, केंद्र तक नहीं है, सीमित नहीं है, स्टेट्स तक भी जो प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो जाती है। इमरजेंसी लगती है तब भी प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन आती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज भी सीधी सीधी जो सेंटर के अंडर आती हैं, प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं। तो जो प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट्स तक आती है। तो इसलिए जो स्टेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टेट्स जो होती हैं वो उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। बट अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो उनका अगर हम काम देखें तो उनका काम बेसिकली इतना ही होता है कि जो राज्यसभा होता है उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको प्रिजाइड करना, या राज्यसभा की जो सिटिंग्स होती हैं, जो सेशंस होती हैं उनको प्रिजाइड करना, यानी वो राज्यसभा के हेड होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट की सीट पे बैठते भी हैं तो वो बहुत ही कम समय के लिए बैठते हैं, और तभी बैठते हैं जब कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है। और ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, ऐसे नहीं है कि ऐसा हर साल होता है या हर 2-3 साल बाद होता है, नो, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट पे बैठे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, अगर वाइस प्रेसिडेंट का काम
इतना ज़्यादा स्टेट्स के साथ इंटरेक्शन होना ही नहीं है, तो स्टेट्स को उनमें इलेक्शन में इन्वॉल्व करने का फ़ायदा ही क्या। तो इसीलिए उनके इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हिस्सा नहीं लेती, बट नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो कोई बिल पास होता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा सभी में होता है। जो मेजॉरिटी चाहिए होती है उसमें इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर दोनों चाहिए होते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो दोनों ही इसमें हिस्सा लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम। और जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो होते हैं सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है, एक होता है ओपन बैलेट और एक होता है सीक्रेट बैलेट। यानी कौन सा व्यक्ति किसको वोट कर रहा है इसका किसी को भी दूसरे इंसान को पता नहीं चलता, सीक्रेट तरीके से वोटिंग होती है। सो अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ही हिस्सा लेते हैं, और अगर हम रिमूवल की बात करें तो रिमूवल में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पर्सन ही लोकसभा और राज्यसभा के हिस्सा लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जो हिस्सा लिया जाता है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। बट अगर वहाँ पे रिमूवल की बात करें, जो प्रेसिडेंट का हमने रिमूवल पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट के रिमूवल में जो हिस्सा ले रहे थे वो कौन कौन थे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों। यानी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे इलेक्टेड मेंबर और रिमूवल में हिस्सा ले रहे हैं इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों। इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली के भी पर्सन्स, एमएलएस भी, और रिमूवल में एमएलएस हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ एमपीज ही हिस्सा लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा ही हिस्सा लेते हैं। सो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर इस इलेक्शन के बीच में कोई भी किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट आता है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट आता था तो उसको कौन हैंडल करता था, सुप्रीम कोर्ट। तो इसी तरह अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है या कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कौन हैंडल करता है, सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करती है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम क्वालिफिकेशंस पे। योग्यता, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, अगर एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है तो उसको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वालिफिकेशन में कभी भी जो डिग्री होती है उसका जिक्र नहीं किया जाता हमारे संविधान में। क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, उसकी मिनिमम एज। थर्ड होता है ही शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर आपको प्रेसिडेंट का याद होगा तो हमने वहाँ पे लोकसभा पढ़ा था, बट ये राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसको हेड किसका बनना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका बनना है, राज्यसभा का प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनना है ना, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का हेड बनना है वाइस प्रेसिडेंट को। तो एटलीस्ट वो इतना तो क्वालिफाइड हो कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो। अगर मेंबर बनने लायक होगा तभी तो उसका हेड बनेगा आगे जाके। तो इसलिए ही शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। और फोर्थ होता है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी सरकारी नौकरी वो ना करता हो। अगर कोई प्रेसिडेंट चाहे, वाइस प्रेसिडेंट चाहे, गवर्नर चाहे, यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, ये सभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते, ये सरकारी नौकरियां नहीं होती। ये जो लोग होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर
किसी को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना है तो उसको अपनी सपोर्ट में 20 प्रपोजर्स चाहिए और प्लस 20 स्कैंडर्स चाहिए, यानी इतने इंसान उनको अपनी सपोर्ट में चाहिए और तभी वो जो इंसान होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, यानी कंटेस्ट कर सकता है। 20 प्रपोजर्स एंड 20 स्कैंडर्स प्लस इसके साथ साथ उनको 15,000 रुपये कहाँ पे जमा करवाने होंगे, RBI में जमा करवाने होंगे एज अ सिक्योरिटी, यानी कि कि कोई भी ऐसा ही नॉन सीरियस कैंडिडेट आके अपनी नॉमिनेशन फाइल ना करे, कोई सीरियस कैंडिडेट ही अपनी नॉमिनेशन फाइल करे, इसलिए उनसे सिक्योरिटी भरवाई जाती है। 15,000 जो रुपीज़ हैं वो सिक्योरिटी भरवाई जाती हैं। तो ये जो सिक्योरिटी होती है ये वापस आ जाती है अगर आपको सफिशेंट वोट्स मिल जाती हैं। अगर आपको सफिशेंट वोट्स नहीं मिलती, बहुत ही कम वोट्स मिलती हैं, तो आपकी ये जो सिक्योरिटी है ये आपको वापस नहीं मिलती। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वालिफिकेशन तक भी क्लियर होगा। सो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ओथ, यानी ओथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आता है आर्टिकल 69 में। तो ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट को। अगर आपको पता होगा तो प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसी तरह से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको ओथ कौन देता है? उनको ओथ देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो उनके ऑफिस की ओथ होती है कि वो अपने ऑफिस, अपनी सीट पे बैठने से पहले जो कसम लेते हैं, जो ओथ उन्हें दी जाती है, वो किसके द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 69 में ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट का, बट इम्पॉर्टेंट भी है। काफ़ी आर्टिकल्स यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा टर्म। आर्टिकल 67, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और वो कब तक अपनी सीट पर बैठता है? जब तक टिल सक्सेसर एज्यूम्स द चार्ज, यानी जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं बैठता तब तक जो पुराना वाइस प्रेसिडेंट है वो अपनी सीट को नहीं छोड़ता, यानी वो कब तक बैठता है? टिल सक्सेसर एज्यूम्स द चार्ज। और क्या उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट अपनी सीट छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है? या तो उसकी डेथ हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, या वो रिज़ाइन कर दे। किसको रिज़ाइन करेगा वो? रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। भारत के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ने अगर रिज़ाइन देना था तो वो किसको देता था? प्रेसिडेंट रिज़ाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो या तो उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन कर दे, या फिर उसका 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाए। ठीक है, 5 ईयर का उसका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाए। और नेक्स्ट आता है कि रिमूवल, उसको हटा दिया जाए अपनी सीट से। और जो हमारा प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस था उसको हम बोलते थे इम्पीचमेंट, जो कि आती थी आर्टिकल 61 में। वाइस प्रेसिडेंट की जो रिमूवल प्रोसेस है उसको हम कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं बोलते। बस इतना आपको याद रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल है, इसकी जो शुरुआत होती है, इस विधि की जो शुरुआत होती है, इस प्रोसेस की जो शुरुआत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होती है। यानी जो प्रोसेस की इनिशिएशन होती है, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट को उन्हें हटाना है तो वाइस प्रेसिडेंट किसका हेड है? राज्यसभा का हेड है।
तो जो इसको हटाने की शुरुआत होगी वो राज्यसभा में होगी, यानी प्रोसेस इनिशिएटेड इन राज्यसभा ओनली। उसके बाद 14 दिन का नोटिस है जो वो दिया जाता है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, कि आपको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहाँ पे, राज्यसभा में। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, जब 2/3 जो पर्सन है वो घर में मौजूद हों और 50% ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ये वोट कर दें कि इसको हटा दिया जाए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाने की जो प्रोसेस है वो राज्यसभा में कंप्लीट होती है। यानी अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो प्रोसेस राज्यसभा में ही शुरू होगी, राज्यसभा में ही कोई व्यक्ति खड़ा होगा और प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। 14 दिन का नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा कि आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद जो स्पेशल मेजॉरिटी से ये जो चीज़ें हैं उसको पास किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी से इस प्रोसेस को इस चीज़ को पास किया जाएगा कि क्या हम अपने हेड को, अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अपने वाइस प्रेसिडेंट को हटा दें। जब ये राज्यसभा में पास हो जाएगा तो उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में ये सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। यानी लोकसभा में जब ये लोकसभा में आ गया तो लोकसभा वाले देखेंगे कि ओ राज्यसभा वाले अपने हेड को हटाना चाहते हैं, तो फिर लोकसभा में वोटिंग होगी, सिंपल वोटिंग। क्या आप सभी रेडी हो, क्या आपको भी लगता है कि उसको वाइस प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए। तो जितने भी लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिया कि हाँ जी हटा देना चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी ने बोला कि हटा देना चाहिए तो लोकसभा में भी ये पास हो जाएगा और फाइनली जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब कारण होते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट पहले अपने ऑफिस से बाहर चला जाए, ये कारण होता है कि जब उसको ज़्यादा टाइम रुकना पड़े, और ये जो होता है 5 ईयर उसका बेसिक टेन्योर है। तो ये चारों कारणों की वजह से वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है, यानी उसकी जो सीट है वो खाली हो जाती है। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाती है। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, जिसको राज्यसभा का चेयरमैन बोला जाता है, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं है तो एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है जो कि क्या करता है, उस वैकेंसी को फिल करता है और राज्यसभा के चेयरमैन होने का जो काम है उसको संभालता है। तो इसका मतलब कि अगर वैकेंसी होती है डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, या अगर तो उसके 5 साल कंप्लीट हो गए फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे और उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर डेथ, रिज़ाइन या रिमूवल की वजह से जो सीट है वाइस प्रेसिडेंट की वो खाली होती है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, जल्दी से जल्दी नए इलेक्शन है वो करवाने पड़ेंगे। नए इलेक्शन करवाने के बाद जब नया वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएगा तो वो नया वाइस प्रेसिडेंट अपने पूरे के पूरे 5 ईयर्स को कंप्लीट करेगा। यानी ऐसे नहीं होगा कि अगर पहले वाइस प्रेसिडेंट ने 3 साल पूरे कर लिए तो नया वाइस प्रेसिडेंट 2 साल ही पूरे करेगा। नो, नया वाइस प्रेसिडेंट अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करेगा। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पावर्स एंड फंक्शंस, यानी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके पास क्या क्या पावर्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो 2 ही बेसिक फंक्शन होते हैं जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो उनका फंक्शन होता है वो ये होता है, पावर होती है कि वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है कि अपनी पोस्ट पे चुने जाने के बाद इमीडिएटली आप ऑटोमेटिकली किसी दूसरी पोस्ट के लिए चुने गए।
जैसे कि अगर हमारा वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। तो यानी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते ही वो राज्यसभा के चेयरमैन बन गए, यानी वो एक्स ऑफिशियो ऑफिस होता है कि एक ऑफिस में अपॉइंट होते ही आप ऑटोमेटिकली दूसरे ऑफिस में भी आपको सीट मिल गई। तो वो एक्स ऑफिशियो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी हमें पता ही है कि राज्यसभा के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ये इनकी पावर है और ये दिया हुआ है आर्टिकल 64 में। और जो इसकी दूसरी पावर होती है वो ये होती है कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, यानी अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारण से अपनी सीट पे नहीं है या उनकी अगर वैकेंसी हुई पड़ी है उनकी पोस्ट में, तो उसको फिल करने का काम सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है ऑफिस में तो कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो जो अगर प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस में नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिंग प्रेसिडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेसिडेंट की पोस्ट कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम इसके पास टाइम लिमिट होती है 6 मंथ की, क्योंकि 6 महीने के बाद तो प्रेसिडेंट के दोबारा इलेक्शन करवाने ही पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है तो उस वैकेंसी को फिल करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट का अगर ऑफिस खाली होता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवा के नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना मस्ट होता है, लाजमी होता है। तो उतने समय तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड कर लेते हैं। 6 महीने से पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं नॉर्मली तो, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 6 मंथ होता है। तो मैक्सिमम टाइम तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हो जाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि अगर हमारे प्रेसिडेंट है अगर, तो वो हमने ऑलरेडी वैसे कर ही लिया कि अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभालेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यकाल कौन संभालेगा, राज्यसभा के चेयरमैनशिप का कार्यकाल कौन संभालेगा। तो राज्यसभा का चेयरमैनशिप का जो कार्यकाल है वो संभालेंगे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। तो अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ये हम पार्लियामेंट में करेंगे। तो ये जो 2 फंक्शंस होते हैं ये आते हैं आर्टिकल 65 में, कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं आर्टिकल 65 में, और जब एक्स ऑफिशियो होते हैं राज्यसभा के, ये दिया हुआ है आर्टिकल 64 में। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके 2 फंक्शन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हमारे अमेरिका से हमने ये जो पोस्ट ली हुई हैं और अमेरिका और इंडियन प्रेसिडेंट में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ये भी हमने कर लिया कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बाद में प्रेसिडेंट बन जाते हैं अगर उनके प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है। बट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकते हैं, उसके बाद नए जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो करवाने पड़ते हैं। सो इसी के साथ हमारा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक ख़त्म होता है पूरी तरह से कम्प्लीटली। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।